आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना कैसी होती है, मानव हृदय क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग मानव हृदय, मानव का यानी मानव का परिसंचरण तंत्र। तो मानव का परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी मानव का हृदय क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग अब जानकारी लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि मानव का हृदय क्या होता है। ठीक, तो देखिए मानव यानी कि हमारा हृदय पंप की भांति कार्य करता है। जैसे कि जो पंप होता है ना, कि दाबते हम लोग तो हवा भरता है ना ट्यूब में, तो उसके जैसा ये क्या करता है, कार्य करता है। हमारे जो खून होता है, रक्त होता है, उसको क्या करता है, पंप करके हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या करता है, ये भेजता है। तो हमारा हृदय पंप की भांति कार्य करता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है, यह एक पेशीय अंग है। जो हमारा हृदय है ये क्या है, एक पेशीय अंग है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी बांधोगे तो उसी के आकार का क्या होगा, ये दिखाई देगा, जो हमारा हृदय है। ठीक, तो हमारा हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। इस क्या होता है, इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक का मतलब इसमें 4 खाने होते हैं, 4 खाने अलग अलग बने होते हैं। तो उसी खानों को क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। निलय आलिंद की अपेक्षा बड़े होते हैं और इनकी भित्तियां भी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि जो है इसमें क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो निलय होते हैं वो आलिंद की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इनकी भित्तियां भी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। मतलब कि भित्ति का मतलब होता है दीवारें, तो इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग क्या है कि जो मानव का हमारे जो मतलब कि जो हमारा हृदय है, हृदय की संरचना है वो कैसी होती है, किस आकार की होती है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं अच्छे से। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो ये क्या हमारा, ये दाहिने तरफ है। ठीक, तो इसको बोलेंगे दायां निलय। और ऊपर का जो होता है, ये इसके ऊपर का भाग होता है, ये क्या है, आलिंद होता है। तो ये जो होता है, ये कोष्ठक ये वाला, ये आलिंद होता है। तो इधर भी आलिंद होता है, इधर भी आलिंद होता है। उसी प्रकार इधर भी निलय होता है, इधर भी निलय होता है। तो देखो जो दाहिने साइड आएगा नीचे वाला, वो नीचे वाला आलिंद हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, नीचे वाला हमारा निलय हो जाएगा, ऊपर वाला आलिंद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बाएं साइड भी जो आएगा ऊपर, वो क्या होगा, हमारा आलिंद हो जाएगा, और नीचे जो आएगा वो निलय हो जाएगा। तो बाएं साइड देखो ऊपर आया है, तो इसको बायां आलिंद बोलेंगे। इधर देखो नीचे आया है, तो इसको निलय बोलेंगे। उसी प्रकार से देखो इस साइड जो आया है, इसको क्या बोलेंगे, दाहिने साइड है तो दायां आलिंद, नीचे है तो दायां निलय। अब देखो ये वाली जो देखो निकली है, इसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। और ये देखो क्या है, महाधमनी। यानी महाधमनी का क्या है, बहुत बड़ी धमनी होती है। उसके बाद इसका नाम है देखो फुफ्फुस सिरा, इसका नाम है फुफ्फुस सिरा। और ये वाला जो है देखो, ये महासिरा होता है। ये टोटल क्या होते हैं, हमारे हृदय की क्या होती है, मानव हृदय की ये संरचना होती है। तो ये चित्र आप लोगों को बना लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग अब पढ़ने जा रहे हैं कि मानव हृदय की क्रिया विधि क्या होती है। मानव हृदय हमारा क्या है, कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे कि मानव हृदय, हमारा जो हृदय होता है वो क्या करता है, किस भांति से कार्य करता है, किस तरह से कार्य करता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। फुफ्फुसीय सिराओं से, जो फुफ्फुसी सिरा अभी दिखाए थे ना आप लोगों को, तो वो क्या करता है कि फुफ्फुसीय सिराओं से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जिस रक्त में रहेगा वो क्या होगा, शुद्ध रक्त होता है। उस दिन मतलब जब श्वसन में पढ़ाए थे ना कि जब रक्त क्या करता है, जब वो क्या होता है, कुपिका पर के ऊपर जो है रक्त क्या होता है, कुपिका के ऊपर हमारे जो होता है रुधिर कोशिकाओं का जो जाल फैला होता है,
तो जब वो रुधिर कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन जाता है तो वो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और जब उसमें जो है CO2 गैस हो जाए, जो रक्त में फैल जाती है, तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो फुफ्फुसीय शिराओं से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन बना हो, तो फुफ्फुसीय शिराओं से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में रुधिर पर्याप्त मात्रा में भरने पर, जो बायां आलिंद होता है, इसमें जब हमारा क्या होता है, रुधिर पर्याप्त मात्रा में भर जाता है तो द्विवलन कपाट खुल जाता है। अभी जो हम आप लोगों को ये चीज दिखाए थे ना, कि ये द्विवलन कपाट होता है। तो ये जो बायां आलिंद होता है, इसमें हमारा जब शुद्ध रक्त आता है फुफ्फुसीय शिराओं से, अब देखो फुफ्फुसीय शिरा है ना, इस शिरा में से होता हुआ जब रक्त इसमें आएगा, और जब इसमें पूरे तरीके से रक्त क्या होगा, भर जाएगा, तो ये द्विवलन कपाट हमारा क्या होता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से ये रक्त पूरा क्या आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से, और फिर लास्ट में हम इसका जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, उसके बारे में अच्छे से दिखा के आप लोगों को बताएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि द्विवलन कपाट खुल जाता है और रक्त बाएं नीले में आ जाता है, और बायां आलिंद शिथिल हो जाता है। जब उसमें से सब कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा, वो सूख ही जाएगा, उसमें कुछ बचा ही नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, शिथिल कहेंगे। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मान लो कि आपके पास क्या है, कोई एक लोटा है, उस लोटे में आप लोग पानी, आपके लोटे में क्या है, पूरे तरीके से आप पानी भर चुके हैं, और फिर उसके बाद उस लोटे का पानी किसी अन्य लोटे में या बाल्टी में डाल दें तो वो लोटा क्या हो गया, खाली हो गया। तो वही चीज़ है कि जब ये दाएं आलिंद में जो ब्लड खून भरा था हमारा, वो क्या हुआ, वो रक्त जो है बाएं, जब द्विवलन का पार्ट खुला तो वो सीधा सब गिर गया कि इसमें जो है बाएं नीले में। तो जो है दायां नीले क्या हो, दायां आलिंद जो, बायां आलिंद जो हमारा था वो क्या हो गया, शिथिल हो गया। तो बायां आलिंद शिथिल हो जाता है, और बायां नीले के भरने पर रुधिर महाधमनी में पंप किया जाता है। जब बायां जो है नीले हमारा भर जाता है तो वो रुधिर क्या किया जाता है, जो महाधमनी होती है उसमें पंप करके भेज दिया जाता है, महाधमनी में भेज दिया जाता है। ठीक, तो रुधिर महाधमनी में पंप किया जाता है, और अंत में इसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। जब रुधिर क्या महाधमनी में पंप कर दिया जाएगा तो महाधमनी से होता हुआ रक्त क्या होगा, हमारे शरीर के जितने भी भाग होते हैं उन सभी भागों तक क्या होगा, पहुंचा दिया जाता है, पहुंच जाता है। ठीक, शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें क्या होगी, CO2 गैस बनी होगी, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा लेकिन उसमें CO2 गैस रहेगी। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वो कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो शरीर के प्रत्येक भाग से, शरीर के जितने भी भाग में अशुद्ध रक्त रहेंगे वो क्या होंगे, शिरा आदि से होता हुआ यह महाशिरा में पहुंचता है। तो जो शिरा आप लोगों को अभी दिखाए थे उससे क्या होगा, ये होता हुआ हमारे क्या कहाँ पहुंच जाएगा, आकर के डायरेक्ट महाशिरा में पहुंच जाएगा, महाशिरा में पहुंचता है, और यहाँ से आलिंद में भेजा जाता है। यहाँ से क्या होगा, हमारा जो दायां आलिंद होता है उसमें भेज दिया जाता है। तो यहाँ से यह आलिंद में भेजा जाता है, जिसके बाद त्रिवलन कपाट खुल जाता है। जो त्रिवलन कपाट होता है, देखो जो ये वाला कपाट है हमारा, ध्यान से देखो, जो ये वाला हमारा कपाट है ये त्रिवलन कपाट है। ये कपाट हमारा क्या होता है, उसके बाद खुल जाता है जब इसमें रक्त भर जाता है महाशिरा के द्वारा, जब इस आलिंद में भेजा जाता है। इस आलिंद में आने के बाद क्या होता है, हमारा जो त्रिवलन कपाट होता है वो खुल जाता है। उसके खुलने के बाद क्या होगा, जितना भी अशुद्ध रक्त रहेगा वो सब किस में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। जब सब हमारा अशुद्ध रक्त जितना है वो सब जब दाएं नीले में आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाता है, और अंत में इसे दाएं नीले के फुफ्फुसीय धमनी, अंत में इसे दाएं नीले के फुफ्फुसीय धमनी इसे ऑक्सीजनित करने के लिए फुफ्फुस में भेज देती है। यानी कि जो लास्ट में क्या होता है कि जो इस दाएं नीले, जो दाएं नीला है, दायां नीला है, दाएं नीले में जब ये रक्त आ जाता है तो दाएं नीले से जो है फुफ्फुसी धमनी जो होती है वो क्या होता है कि दायां नीले जो है फुफ्फुसी धमनी में रक्त को पंप कर देता है, जिसके वजह से रक्त को यह ऑक्सीजनित करने के लिए कहाँ पे लेके चल जाती है,
फुफ्फुस में क्या कैसे होता है, तो फुफ्फुस में जब ये जाता है तो CO2 गैस क्या होती है, कुपिका के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। फुफ्फुस में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, तो भेज देती है। इस प्रकार एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, इस कारण इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब हमारा शरीर है, मतलब कि हमारा जो हृदय है, ये देखो जो हृदय है, हमारे इस हृदय में क्या हुआ, एक बार रक्त रुधिर जो है क्या था, यहाँ पे था, यानी क्या हुआ कि फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा क्या होता है, जो है रक्त होता है वो हमारे शरीर के बाएं आलिंद में आता है, उसके बाद त्रिवलन कपाट खुलता है तो बाएं नीले में आता है, उसके बाद ये क्या किया जाता है, पंप करके कहाँ भेज दिया जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी से क्या हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। जब ये जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है तो वहां से क्या होता है कि वहां से जो है सिरा आदि जो है सिरा हैं और भी चीजें हैं, उनके द्वारा क्या होता है, हमारा रक्त सीधे महाशिरा में पहुंचा दिया जाता है। ये जो महाशिरा दिखाई दे रहा है इसमें पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें पहुंचाने के बाद क्या होता है कि जो ये महाशिरा है, इसमें पहुंचाने के बाद ये रक्त हमारे कहाँ आ जाता है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में जब प्रवेश करता है तो जब दाएं आलिंद पूरा तरीके से भर जाता है तो त्रिवलन कपाट खुलता है, और उसके बाद कहाँ आ जाता है, ये सीधा दाएं नीले में आ जाता है। जब दाएं नीले में भर जाता है तो रक्त को कहाँ पंप कर दिया जाता है, रक्त को सीधा फुफ्फुस धमनी में पंप कर दिया जाता है। अब फुफ्फुस धमनी क्या करती है, इसको ले जा करके फुफ्फुस यानी लंग्स के पास हमारे ले जाती है, जहाँ कुपिकाओं में क्या होता है, जो कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाओं में जब यह पहुंच जाता है तो कुपिकाओं में पहुंचने के बाद इसके क्या होता है, उसके ऊपर जो हमारी रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है उसमें से ये क्या करती है, ये ला जा करके CO2 गैस को क्या कर देती है, कोशिका को दे देती है, और कोशिका से ऑक्सीजन को ले लेती है, तो रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है, फुफ्फुस शिरा से होता हुआ हमारे आ जाता है बाएं आलिंद में। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे हृदय में रक्त क्या करता है, 2 बार प्रवेश करता है। एक बार में हमारे शरीर में हृदय क्या करता है, जो है रुधिर 2 बार में प्रवेश करता है। तो 2 बार प्रवेश करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। ठीक, इसके कारण इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं धमनी क्या होती है, क्योंकि अब तो यही जो है क्या होगा कि क्वेश्चन होगा कि अब इसमें धमनी आई है तो धमनी हम लोग किसको कहेंगे, वो चीज आएगी। तो अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या है, धमनी क्या होती है, धमनी किसको कहते हैं। ठीक, तो देखो वे रुधिर वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि क्या होगा, जो ऑक्सीजनित यानी कि जो शुद्ध रक्त होगा, जो रुधिर कोशिकाएं क्या करेंगी, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक, जैसे कि अभी महाधमनी को लिखवाए थे ना, महाधमनी बताए थे, तो महाधमनी क्या करती है कि जो शरीर के अंदर का जो क्या है, जो जब बाएं नीले के द्वारा रुधिर पंप किया जाता है तो महाधमनी क्या करती है, उसको ले जाके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। तो जब वो शरीर के विभिन्न भागों में इसको पहुंचा देती है तो वो क्या हो गई, एक रुधिर वाहिका होगी ना, या नली ही होगी ना। तो वही चीज है कि वे रुधिर वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी और लचीली होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखने जा रहे हैं शिरा, जैसे कि महाशिरा, फुफ्फुस शिरा के बारे में हम लोग पढ़े अभी, जाने क्या इसमें दिया था ना हृदय की संरचना में कि फुफ्फुस शिरा, महाशिरा। तो देखने जा रहे हैं कि शिरा होता क्या है। ठीक, तो देखिए वे रुधिर वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित रुधिर को, वे रुधिर वाहिकाएं जो ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि अशुद्ध रक्त, क्या होगा, ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त, और ऑक्सीजनित का मतलब होता है शुद्ध रक्त। तो यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजनित से नहीं, ऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त से है।
और अभी हम ये भी बताए थे ना कि जो अशुद्ध रक्त होता है क्या होता है, महाशिरा के द्वारा महाशिरा से होता हुआ कहाँ आ जाता है, हमारे जो है दाएं आलिंद में आता है ना। तो वही चीज है कि वे रुधिर वाहिकाएं जो भी ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। ठीक, क्या होगा, वे रुधिर वाहिकाएं जो विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं, क्या कहलाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं रक्त दाब क्या होता है। जैसे कि होता है ना बीपी ऊपी की बात आती है तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग बीपी वाली मशीन से लोग चेक करते हैं उसको क्या चेक करते हैं, रक्त दाब ही चेक करते हैं। तो रक्त दाब क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जान लें। ठीक, तो रक्त दाब क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, रक्त दाब। यानी कि कोई भी रुधिर कोई वाहिका होगी, यानी कि रुधिर नली होगी जो है, तो वो जिस तरफ दाब लगाएगी उसके विरुद्ध जो दाब लगाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, रुधिर दाब। जैसे कि अब मान लीजिए आप कि आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी पत्थर को, ये मान लीजिए कोई पत्थर है, आप इस पत्थर को इस साइड ढकेल रहे हैं। अब कोई हवा क्या कर रही है, पत्थर को इस साइड ढकेल रही है। तो जो हवा आपके इस साइड ढकेल रही है ये क्या कर रही है, आपके विरुद्ध दाब लगा रही है ना, इसको ढकेल रही है। तो इसी प्रकार से जो दाब क्या किया जाएगा, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध भी जो दाब लगेगा उसको क्या कहेंगे, रक्त दाब। इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं प्रकुंचन दाब क्या होता है। प्रकुंचन दाब क्या होता है, तो प्रकुंचन दाब क्या होता है, निलय प्रकुंचन के दौरान जो हमारा जैसे कि होता है ना कि दायां निलय बायां निलय होता है ना, तो क्या होता है कि निलय प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर लगने वाले दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं। जो हमारा निलय होता है जब ये क्या करता है, ब्लड को हमारे पंप करता है, तो क्या होता है, पहले एक बार सिकुड़ता है उसके बाद ना ब्लड को छोड़ता है। तो जब यह क्रिया होती है तो उस दौरान जो क्या होता है, धमनियों के अंदर दाब लगता है, उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब। और जो सामान्य प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है। जो सामान्य प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है, 120 mmHg होता है। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि अनुशिथिलन दाब क्या होता है। अनुशिथिलन दाब क्या होता है, अनुशिथिलन दाब कहते किसको है, इसके बारे में हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अनुशिथिलन दाब क्या होता है। अनुशिथिलन दाब निलय अनुशिथिलन के दौरान, जो निलय हमारा होता है जब क्या होता है, शिथिल होता है, जब उसमें से रुधिर क्या होता है, निकल जाता है तो वो शिथिल होता है। तो जो निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनियों के अंदर लगने वाले दाब को अनुशिथिलन दाब कहते हैं। यानी कि जब हमारा निलय क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो उस समय जो है धमनियों के अंदर जो दाब लगता है उसको क्या कहेंगे, अनुशिथिलन दाब कहेंगे। सामान्य अनुशिथिलन दाब जो होता है हमारा वो कितना होता है, 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। अतः सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब, यानी कि कोई जो सामान्य व्यक्ति होगा, जो मतलब रोगी नहीं होगा, मतलब कि हर एक तरीके से वो क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो जो सामान्य व्यक्ति का जो हर एक तरीके से वो क्या होगा, अगर वो स्वस्थ होगा तो सामान्य व्यक्ति जो होगा, जो हर तरीके से शुद्ध होगा, तो उसका रक्त दाब जो होगा वो कितना होगा, 120/80 mmHg होगा। चाहे 120 mmHg हो चाहे 80 mmHg हो, अगर इतना उस व्यक्ति का क्या हो, रक्त दाब है, तो वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है संपूर्ण तरीके से। ठीक, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी हाई लो वाली बात होती है, तो जब 120 mmHg से बीपी ऊपर जाती है तो बीपी क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं बीपी बढ़ गई, यानी कि बीपी हाई हो गई। और जब 80 mmHg से बीपी कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं कि बीपी लो हो रही है। ठीक, बीपी लो हो गई। ठीक, अब देखो नोट एक क्या है, नोट एक क्या है हमारा, स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। जो स्फाइग्मोमैनोमीटर यानी कि जिससे जो है हम लोग क्या करते हैं, बीपी को मापते हैं, उसको हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का
नाम दिए हैं। ठीक। और जो नोट 2 है इसके अनुसार जो उससे हम लोग हृदय की ध्वनि की धड़कन को सुनते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिसके द्वारा हृदय की हमारी ध्वनि क्या की जाती है, सुनी जाती है, सुनी जाती है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं जो है मानव हृदय की क्रिया विधि, यानी कि जो उसका क्रिया विधि पढ़ाए थे उसका चित्र क्या है, वो कार्य कैसे करता है, इसके बारे में देख लेते हैं उसका चित्र। ठीक, चलिए देखिए ये क्या होता है, फुफ्फुसीय कोशिका होती है। जो कोशिका की संरचना दिख रही है ये क्या होती है, हमारी फुफ्फुसीय कोशिका। पहले हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा दायां आलिंद होता है और ये दायां निलय होता है। ये वाला हमारा बायां आलिंद होता है, ये बायां निलय होता है। ठीक, इसमें देखो गया है, ये है नहीं, इसमें केवल 2 ही है, यानी कि इसमें द्विवलन कपाट ही है। ठीक, इसमें ये वाली लाइन जो होगी वो 2 होगी और इसमें ये वाली जो लाइन होगी ये 3 होगी। ठीक, तो क्या होगा, अब ये देखो क्या है, यहाँ पे हमारी क्या थी, ये हमारी फुफ्फुसीय धमनी है। ठीक, ये क्या है, फुफ्फुसीय सिरा है। तो फुफ्फुसीय धमनी हमारी क्या होती है, फुफ्फुसीय सिरा से जो है क्या होती है, जुड़ जाती है, फुफ्फुसीय सिरा से जुड़ी होती है। और जो फुफ्फुसीय कोशिकाएं होती हैं वो किससे जुड़ जाती हैं, एक दूसरे में, ये देखो जुड़ी है, फुफ्फुसीय सिरा से जुड़ी है, यहाँ पे दोनों जुड़ी है ना। तो शरीर की महाधमनी, यहाँ से ये क्या है, पूरे हमारे जो है मानव हृदय की, जो हमारा हृदय इसकी क्रिया विधि है, इस तरीके से हम आप लोग चित्र इसका बनाएंगे। ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे।